इसके आगे की बात मैं करने जा रहा हूं। अभी मैं जस्ट शुरू करूंगा यही कि जो एंथर का वॉल है, इस एंथर के वॉल में 4 लेयर। सबसे बाहरी लेयर का नाम एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपेटम। और आपको शायद हम ये बता के गए थे कि जैसे कोई ईंट बिछाता है ना, वो वाली बात कुछ याद आया? ईंट बिछाने वाली बात कि अगर ईंट बिछाया तो 1 लेयर में है कि 2 लेयर में है। तो उसके आधार पर मैंने बोला था कि जो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड लेयर है। सिंगल सेल्ड लेयर, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि इसमें एक ही सेल है। आप अपनी आंखों से देखो जो कितने सारे सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सिंगल सेल लेयर का मतलब यह नहीं कि एक सेल है, बल्कि एक सेल ठीक है, मतलब एक लेयर बिछा हुआ है, सेल का 2 लेयर नहीं है। उसी प्रकार एंडोथेसियम की बात करो, ये पिंक वाला एंडोथेसियम भी क्या है? सिंगल सेल्ड लेयर है, एक सेल थिक लेयर है। उसके बाद इस ग्रीन वाले की बात करो, टैपेटम का, ये भी क्या है? सिंगल सेल्ड थिक लेयर है, ये भी एक सेल थिक लेयर है। लेकिन जब हम पीला वाला में आते हैं, मिडिल लेयर में आते हैं, तो पता चला मिडिल लेयर 3 से 5 लेयर का, 3 से 5, उसको बोलते 3 to 5 सेल थिक लेयर, 3 to 5 सेल थिक लेयर। अभी मैं आपको 2 दिखा रहा हूं, भले आप 3 दिखाना, 4 भी दिखा सकते हो, 5 दिखा सकते हो। इस प्रकार से सबके बारे में दिखाएंगे और सबके बारे में कुछ कुछ लिखेंगे भी, एक एक लाइन को। सबसे अधिक इंटरेस्टिंग बात होगा इस हरा बला के बारे में। इस हरा बला का नाम है टैपेटम। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बात की चर्चा होगी, क्योंकि पूरा पूरा बॉडी, पूरा प्लांट क्या है? पूरा प्लांट क्या है? डिप्लॉइड। तो उसके बॉडी का हर सेल भी तो डिप्लॉइड ही होगा। इसका मतलब पत्ता का सेल डिप्लॉइड, रूट का सेल डिप्लॉइड, स्टेम का सेल डिप्लॉइड, फ्लावर का सेल डिप्लॉइड। तो पूरा फ्लावर भी डिप्लॉइड है। जब फ्लावर डिप्लॉइड हो गया, क्या आप लोग को हैप्लॉइड डिप्लॉइड याद है कि नहीं याद है? अगर ये याद नहीं तो फिर जुल्म हो जाएगा भाई साहब। ये मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि एन मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड। टू एन डिप्लॉइड, एन का मतलब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट, एक सेट क्रोमोसोम। अगर सेल के अंदर एक सेट क्रोमोसोम हो तो उसे क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सिंगल सेट। अगर 2 सेट हो, n प्लस n 2n, तो इसको बोलेंगे डिप्लॉइड। अगर 3 सेट हो तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट हो तो टेट्राप्लॉइड, यानी 2 से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइड। 2 से अधिक कोई भी हो, 3n हो, 4n हो, 5n हो, कुछ भी हो, अगर 2n से ज्यादा हो, 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम सेल के अंदर है, तो ऐसे सारे कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीप्लॉइड कहते हैं, याद रखिएगा। तो जनाब ये सारी बातें बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज हम इस सब को रिमाइंड आपको करवाएंगे। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और मियोसिस, माइटोसिस, जिसको 4 वर्ड नहीं आता है तो मैं फिर बोलता हूं कि पूरी बायोलॉजी उनका कमजोर पड़ जाएगा। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, माइटोसिस। तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड तो याद दिला ही दिए। जो आदमी जो नहीं सुने थे कभी, वो आज सुन लीजिएगा। जो कभी नहीं सुने थे, आज सुन करके और आज याद कर लीजिए। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल, यानी एक सेट क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम रट लो, एक सेट क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइड का मतलब 2 से अधिक सेट। क्यों याद होगा सबको? अगली बात, कुछ आदमी का नजर नीचे है। सभी आदमी हमको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन 2-3 आदमी का नजर नीचे है, वो कुछ कर रहे हैं मोबाइल के साथ। जिनका नजर नीचे है उनसे मेरी गुजारिश है आप मुझे देखें। और आपके चलते क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे आप ही को मैं बोल रहा हूं। नजर नीचे हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। आपके सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आप ही के लिए बता रहा हूं, 2-3 आदमी के लिए जो कभी देर से एडमिशन लिए हो, जो एडमिशन नहीं लिए हो, जो आज पहली बार आए हो, उन्हीं लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, ये सब के नहीं बोल रहा हूं। सबको याद है एन क्या है। और जो आज पहली बार आया सुन के तंग लग गया, ये हैप्लॉइड क्या होता है, ये डिप्लॉइड वर्ड क्या होता है, सुन के तंग रह गया, नहीं आता तो आज के बाद बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दो। अगर हैप्लॉइड का मतलब नहीं आता छोड़ दो, आज के बाद नाम कटा लो, आर्ट ले लो या टीचर बदल दो, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं अगर आपको हैप्लॉइड का मीनिंग नहीं आता है तो। आपको डिप्लॉइड का नहीं आता मीनिंग तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे क्लास में ऐसे बच्चे नहीं बैठ सकते। और मैं आपको बस बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सर नीचे आपका है, आपका सर नीचे है। एन का मतलब हैप्लॉइड, एन का मतलब
2n का मतलब, और हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? देखो हैप्लॉइड ऐसे लिखा था, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ये हुआ n। इसका मतलब हुआ इस सेल में कितने सेट क्रोमोसोम? एक सेट। अगर हम लिखे 2n, न्यूक्लियस को 2n, इसका मतलब इस सेल के न्यूक्लियस में कितने सेट क्रोमोसोम? अगर मैं लिखूं 3n तो कितने सेट क्रोमोसोम? कितने सेट क्रोमोसोम? 3 सेट क्रोमोसोम। अगर मैं लिखूं 4n, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब अगर 2 से अधिक हो जाए, 2 सेट से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। क्या बोलते हैं? आज पॉलीप्लॉइड वर्ड बताए कहां से आएगा? अभी अभी मैं बता रहा हूं कि पूरा प्लांट ही डिप्लॉइड है। जैसे मनुष्य अगर डिप्लॉइड है, अगर मगर क्या हम तो डिप्लॉइड है ही, मैक्सिमम प्राणी तो डिप्लॉइड दुनिया में। अगर हम डिप्लॉइड हैं तो हमारे बॉडी का सर से लेकर पांव तक हर सेल डिप्लॉइड होगा। चाहे कान से सेल निकाल लो, नाक से सेल निकाल लो, जीभ से निकाल लो, कहीं से सेल निकाल लो, और हर सेल में क्या होगा? 2n क्रोमोसोम, दो सेट क्रोमोसोम। कितने सेट क्रोमोसोम होंगे? दो सेट। उसी प्रकार अगर प्लांट डिप्लॉइड है तो प्लांट के बॉडी से जहां से भी सेल निकालोगे सभी सेल डिप्लॉइड होगा। फूल से सभी सेल डिप्लॉइड होगा। इसका मतलब एपिडर्मिस का सब सेल क्या है? ये सेल क्या? डिप्लॉइड। ये सेल डिप्लॉइड, ये सेल डिप्लॉइड सभी। एंडोथेलियम का सभी सेल क्या है? डिप्लॉइड। मिडिल लेयर का सभी सेल क्या है? डिप्लॉइड। कनेक्टिव का सब सेल क्या है? डिप्लॉइड। स्टेराइल का सब सेल क्या होगा? डिप्लॉइड। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो आप पढ़ रहे हो हरा वाला सेल, इसका नाम क्या है? जो आदमी हाथ ऐसे क्या, हाथ डालने कृपया। इस हरे वाले सेल का नाम क्या है? टैपेटम। क्या नाम है? और इस टैपेटम का जो सेल होता है उसकी दो खासियत, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होगा नीट का या आपके 12वीं के बोर्ड का। दो खासियत टैपेटम का। टैपेटम के सेल का जो है, ये टैपेटम का जो सेल है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होगा, घना होगा। और इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? पॉलीप्लॉइड होगा। उसमें 2 से अधिक सेट क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? 2 से, ये बात याद कर लो, बस यही 2 लाइन कि सरियो टैपेटम के जे सेल होय छै ओकर साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होय छै, बहुत घना होता है, और वो क्या होता है? पॉलीप्लॉइड। अब वो बनता है पॉलीप्लॉइड कैसे हो गया ये कहानी मुझसे मत पूछो। जितनी बातें आपको एनसीईआरटी में, मैंने चाहता हूं बहुत ज्यादा विशेषता ही करना। तो प्यारे ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। बस आपको याद करना है कि टैपेटम के सेल पॉलीप्लॉइड होते हैं और टैपेटम का साइटोप्लाज्म डेंस होता है। बाकी सब क्या है? डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड, और साइटोप्लाज्म जैसा होना चाहिए वैसा नॉर्मल। नॉर्मल उसकी ये है विस्कोसिटी है दादा। अच्छे बोलो, आपके सामने एक लाए गोंद, गोंद, और एक सामने फेविकॉल। तो फेविकॉल और गोंद में कौन अधिक विस्कस है, माने कौन मोटा है, कौन थिक है? तो वही, तो फेविकॉल क्या वो ज्यादा घना हुआ। आप समझ गए सब अपने, घना और ये हुआ। और उसके बगल में पानी रख दें तो पानी के बनिस्पत गोंद क्या है? ज्यादा डेंस। और गोंद के बनिस्पत ये जो है फेविकॉल क्या है? ज्यादा डेंस, ज्यादा विस्कस। तो वही है, वो डेंस काफी होता है। क्या चीज? तो टैपेटम के सेल्स के साइटोप्लाज्म काफी डेंस होते हैं और वो डिप्लॉइड नहीं बल्कि पॉलीप्लॉइड होते हैं। मैं कितनी बार रिपीट कर दूं, याद रखना। अब आगे चलते हैं। टैपेटम का एक विशेष काम है। टैपेटम इतना हॉट स्पॉट चीज है, इतने जबरदस्त चीज है कि छाया हुआ रहता है हमेशा। टैपेटम है अंदर में, एक लेयर में है, छुपा है, लेकिन छाया हुआ है। इसका काम पूछता है 2 नंबर में, बोर्ड में एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स और द फंक्शन ऑफ द टैपेटम। टैपेटम के कार्य पर आप प्रकाश डालिए, 3-4 लाइन में बोलिए क्या कहना चाहते हैं, लिख दीजिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो खासम खास इंपॉर्टेंट। तो सुनिए क्या क्या काम है। पहला काम, टैपेटम भोजन देता है, न्यूट्रिशन देता है किसको? माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर जो पल रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में, इस खोली के अंदर, उसको भोजन देता है, माइक्रोस्पोर को भोजन देता है। ओके, अगली बात चलते हैं। टैपेटम अपनी बॉडी से कुछ केमिकल को रिलीज करता है, कुछ केमिकल को सिक्रीट करता है, जिसमें मैं 2 केमिकल का दो इंपॉर्टेंट केमिकल का नाम बताता हूं। केमिकल तो ढेर सारे निकालते हैं, लेकिन 2 केमिकल का नाम बताने जा रहा हूं। एक केमिकल का नाम है
एक केमिकल का नाम है एस्पोरोपोलेनिन, दूसरा केमिकल का नाम है, अभी लिखना नहीं, पॉलन किट। जल्दी बोलिए, एक इसका नाम क्या है, जल्दी बोलिए, एस्पोरोपोलेनिन, और इसका नाम, और भी सारे केमिकल्स हैं लेकिन सबसे अधिक छाया हुआ ये है। एस्पोरोपोलेनिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रेसिस्टेंट होता है। रेसिस्टेंट का हिंदी थेथर, जो गांव घर में बोलते हैं कि आई एम थेथर, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं थेथर हूं, तुम जितना भी लाजोता मार लो, हम कल फिर यहां आएंगे, फिर वही काम करेंगे। आई एम थेथर। तो थेथर बोलते तू थेथरे छी, रोज लाजोता खाने सुधरे नहीं चाहिए। नहीं, हम सुधरने वाले नहीं है। आपके लाजोता का सब पड़ता कहां है? तो एस्पोरोपोलेनिन ने कहा आई एम थेथर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, आई एम थेथर टू स्ट्रॉन्ग अल्कली, आई एम थेथर टू हीट यानी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से भी हम क्या है, थेथर है। और दुनिया का कोई एंजाइम मुझे गला और जला नहीं, मुझे एंजाइम एंजाइम तोड़ नहीं सकता। एंजाइम क्या करता है, जनरली तोड़ने का काम करता है, डिग्रेड करने का काम करता है कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो प्यारे एस्पोरोपोलेनिन ने कहा आई एम रेसिस्टेंट। अब थेथर को हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एसिड भी डाल दो इस पर तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। स्ट्रॉन्ग अल्कली, क्षार कुछ नहीं कर सकता, हाई टेम्परेचर भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। इसीलिए अब चलो एक अगली बात बताता हूं, दो लाइन बताता हूं। ये पूरे प्लांट जगत में, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे हार्ड चीज क्या है, तो उसका आंसर होता है एस्पोरोपोलेनिन। क्या आंसर होगा, एस्पोरोपोलेनिन। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आंसर बोलिए, एकदम याद रख लीजिएगा इस बात को। अब एक क्वेश्चन लगे हाथ, हर साल मैं बताता हूं कि एनिमल में, जानवरों के किंगडम में, एनिमल किंगडम में सबसे हार्ड चीज क्या है। जब प्लांट किंगडम का सबसे हार्ड चीज जान गए तो एनिमल किंगडम का हार्ड चीज क्या होगा, उसका नाम है एनामेल। क्या नाम है, एनामेल। और ये एनामेल कहां पाया था, दांत का सबसे बाहरी लेयर हुआ, दांत का सबसे बाहरी लेयर। ये दांत है, ये दांत का दो रूट है, देखिए ये बाहरी लेयर दांत का, दांत में 3 लेयर, दांत के 3 लेयर। चूंकि अभी आप लोग के सिलेबस से निकाल दिया गया, 11th के सिलेबस में तो था नहीं पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो पढ़ना नहीं था, वरना जब हम लोग पढ़ाते थे तो दांत का 3 लेयर। तो भैया देखो ये हुआ सबसे बाहरी लेयर जो उजला उजला चमकता है, जिस पर आप ब्रश घुमाते हो, जब आप हंसते हो तो आपका दांत का यही पार्ट जो है चमचमाता हुआ रहता है उजला। तो दांत का जो उजला पार्ट है एनामेल, इसको बोलते हैं, इस लेयर का नाम क्या है, एनामेल। एनामेल के बाद जो ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर पूरा, इसको ऐसे रंग दो, इस लेयर का नाम क्या है, डेंटाइन। क्या नाम है, रात से मुझे सर्दी खांसी तबाह, पूरी तबाह है, बुखार भी लग रहा है। अभी मैं कल भी था, कल तो मैं शाम में इतना हूं 2-3 को उल्टी उल्टी करके तब यहां से गया। कल मैं ऑनलाइन लेने वाला था, बायोफाइटा कल पढ़ाने वाला था एनिमल किंगडम का, लेकिन मैं नहीं ले सका, मैं चला गया, एकदम पूरा 2-3 उल्टी उल्टी हो गया, एकदम चले गए। कल दिन भर तो खड़े रह गए। कल प्रोग्राम था, सम्मान समारोह था कल, जो बच्चे 12वीं में अच्छे किए सबको बुलाया गया, सबको मेडल मिला था ना, पता चला होगा या नहीं भी चला होगा। और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिए, जिनको जिनको सेल्फी लेना हो सब ले सकते हैं। यहाँ बगल में से अंदर घुस जाइए, यहाँ बगल में है ना मेरे गेट पर, अंदर जाइए, 2-2 बंदा जाइए, ऐसे सेल्फी लीजिए, क्लिक कीजिए। तो कल बनाए थे, उसी में सुबह से लेकर शाम तक काफी हेक्टिक शेड्यूल रहा, तो शाम में 2-3 उल्टी उल्टी हो गया। कल हम दिन भर कुछ खाए ही नहीं, शाम में थोड़ा सा 2 रोटी शाम में मंगाए, 5:45 बजे 2 रोटी खाए, उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिला। उसके बाद तबियत तो खराब था 2-3 दिन से, खूब बुखार आ गया, चले गए। अभी भी बुखार में ही आया हूँ, सुबह उठने की हिम्मत नहीं था, बोले यार सबको लिख देते हैं कि नहीं आओ, फिर गए चलो यार अभी 2 दिन का फिर छुट्टी है। किसका, 1-2 दिन छुट्टी होगा ना, ईद का। तो वो तो अब शायद रविवार को पड़ता है क्या, ईद कब है, 31 कब है, 31, तो 1 आध दिन छुट्टी ले ही लेगा 2 दिन। तो कहे फिर चलो जितना हिम्मत है पढ़ा देते हैं बुखार में भी, फिर दवाई खा के आ गए, पढ़ा दिए। देखो अभी सर्दी काफी है। हाँ चलिए,
तो इसका नाम है डेंटाइन, इसका नाम है इनामेल, और ये सबसे जो अंदर का लेयर है इसका नाम है पल्प कैविटी। क्या नाम है? पल्प कैविटी इसका नाम है। इसी में क्या होता है जिसको गांव बोलता है नस। नस भाई साहब, इसमें क्या होता है? आर्टरी, भेन, नर्व। जब किसी आदमी का ब्रश करते करते बुढ़ापा में, जब 50 साल 55 साल 60 साल क्रॉस हो जाता है, दांत खींच देता है, इतना जोर से ब्रश करने का तरीका आता नहीं है, ब्रश किसी किया ही नहीं जाता है कभी भी नहीं। हम लोग कभी ब्रश से करते ही नहीं, कभी नहीं करते, लेकिन 99% लोग ब्रश, 99 में बोल रहा हूं, 100 में 99 आदमी ऐसे ही ब्रश करता है। ब्रश ऐसे से क्या आता है, जैसे आप जब आप कीजिएगा तब वो करने बनेगा ही नहीं। आप आज के बाद जाइएगा, हैबिट कीजिएगा। जब हम लोग सीखे थे, हम लोग को इंटर में एक बंदा सिखाए थे, मनोज कुमार नाम के, मुजफ्फरपुर के कोई थे भैया, हम लोग लॉज में रहते थे, वही सिखाया कि आप ब्रश कैसे करते हो। तो हम बोला हाँ तुम लोग ऐसे जानते हो? नहीं ऐसे मत कीजिए। तो बताए हैबिट ऐसे करना है, ब्रश ऐसे चलना चाहिए कहीं भी पूरे। तो हम बोले भाई ऐसे कहाँ करने में बन रहा? बोला कीजिए ना, 7 डेज के प्रैक्टिस में आप सीख जाओगे। 7 डेज के प्रैक्टिस में, अभी आपको बहुत अजीब लगेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे। तो ब्रश कभी भी ऐसे नहीं, ऐसे क्या हो, ज्यादा घिसता है, खच्चर खच्चर कर, और क्या होगा, पिछला पोर्शन चला गया, ऊपर का इनामेल ढह गया, ये जल्दी पतला हो जाएगा बीच वाला। देखना बहुत आदमी का पिछला धस जाता है, चाचा जी दादाजी का देखना, दांत का पिछला पोर्शन धस गया, ऊपर का इनामेल है, नीचे वाला इनामेल का है, पतला हो गया। इनामेल घिस जाएगा तो डेंटाइन दिखेगा, डेंटाइन भी घिस गया तो क्या दिखेगा? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में जब भी आप कोई ठंडा पानी गर्म पानी जब भी लेते हैं, आइसक्रीम का तो सीजन होता है, एक देता है टीवी पर प्रचार, बोलता है झंझनाहट, देखा है वही झंझनाहट सीरन। तो वो क्या होता है, यानी उसमें ये देखा गया, तो कहता है कि इसमें आजकल का तो व्यवस्था काफी हो गया टाइट, कि अगर किसी आदमी के दांत का इनामेल घिस जाए तो आइए और कैपिंग करा लीजिए, ऐसे करके कैपिंग, दांत में कैप लगा देता है। कैप मतलब ऐसा ही ना, उजला उजला बना के लगा देगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप दांत लगाए, एक से व्यवस्था है। चलिए, तो प्यारे आपने क्या देखा कि दांत का 3 लेयर है, सबसे बाहरी लेयर का नाम है इनामेल, और ये जो इनामेल होता है ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्ड चीज है, एनिमल किंगडम का सबसे हार्ड चीज है। क्योंकि हम इसके बारे में बता रहे थे इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब चलते अगली बात कि पॉलन, ये एस्पोरोपोलिन क्या है, कहां रहता है। तो अभी जो आपको बताने वाले हैं कि पॉलन चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। पॉलन चैम्बर के अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। अरे बनता है ना। सबसे पहले क्या था? एस्पोरोजिनस टिश्यू। इस चैम्बर में क्या था? एस्पोरोजिनस सेल। एस्पोरोजिनस सेल खा पी के बड़ा हुआ तो क्या नाम हुआ? एमएमसी। और एमएमसी में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर से फिर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। तो जब माइक्रोस्पोर से, अभी हम कितना चीज बोल गए, दिमाग में तो नहीं आया, 4-5 बात बोल दिए, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, बस तत्काल ये सुनो कि पॉलन ग्रेन जो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है, उस पॉलन ग्रेन का 2 दीवार होता है, परागकण का 2 दीवार होता है, बाहरी दीवार और अंदर का दीवार। जो सबसे बाहरी दीवार है, आउटर लेयर है, आउटर वॉल, वो बना होता है एस्पोरोपोलिन का। पॉलन ग्रेन का सबसे बाहरी दीवार, जिसको एक्साइन कहते हैं, जिसको आप लिखाने वाले हैं, कल आपको लिखाएंगे ही, वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। इसीलिए पॉलन ग्रेन अगर मिट्टी में दब भी गया, पॉलन ग्रेन मिट्टी में दब भी गया तो 300 साल बाद भी अगर मिट्टी खोदोगे तो पॉलन ग्रेन वैसा ही हंसता खेलता मिलेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स मिलता है। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, उसका हार्ड चीज, पॉलन ग्रेन का हार्ड चीज जो बच गया वो आपको मिलेगा। क्या फॉसिल्स का हिंदी जीवाश्म होता है। जीवाश्म क्या होता है? किसी भी लिविंग बींग्स का जो हार्ड चीज, लिविंग बींग्स मिट्टी में दब गया, या तो जिंदा या मुर्दा जो भी है, जिंदा दब गया तो उसका जो सब सॉफ्ट पार्ट गल गया, जो हार्ड पार्ट है वो रह जाता है। तो वही हार्ड पार्ट जब मिट्टी की खुदाई में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स मिला। जैसे मान लो डायनासोर का हड्डी मिला, हाथी का दांत मिला, इंसान का दांत, कुछ भी मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स अगर मिट्टी के अंदर से मिलता है तो क्यों मिलता है? किसके कारण? इसके कारण के एस्पोरोपोलिन के कारण। किसके कारण? एस्पोरो। तो बस आप समझ गए, ये एस्पोरोपोलिन जो कि बेहतरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको किसने बनाया? कौन? माइकल टैपेटम। कौन बनाया? तो टैपेटम काम क्या है? टैपेटम खाना भी खिलाया किसको? माइक्रोस्पोर को, और केमिकल भी दिया। अब एक अगला केमिकल का नाम है, वो भी जानी लो, पॉलन किट। ये पॉलन किट क्या है? पॉलन किट एक ऐसा केमिकल है जो ऑयली एंड स्टिकी होता है। ऑयली एंड स्टिकी, ऑयली माने तेली है, तेल तेल टाइप का होगा, और स्टिक माने चिपचिपा। क्या होगा? ये चिपचिपा होगा।
अब आप सुनते होंगे जब आप आगे आपको बताएंगे कि कैसे एंथर फटता है, एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन निकला और ये पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा तक पहुंचा। ये ऐसे फटा और मान लो ये स्टिग्मा है इसके ही फ्लावर का, क्योंकि ये दोनों अगल बगल है तो कोई बात नहीं, कभी न कभी सट जाएगा, चला गया। लेकिन मान लो एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ और एक फूल यहाँ, एक ईर घाट और एक बीर घाट, इसका क्या है, एंथर फटा और इसका फीमेल पार्ट ये मान लो ऐसे वाला, इस फूल का फीमेल पार्ट यहां पर जाना है, इसका इसका फटना, पॉलन ग्रेन का निकलना और इसको यहां पहुंचना। ये कैसे पहुंचेगा? तो कभी कभी हवा से और कभी कभी इंसेक्ट से, कीड़े से, मान लो तितली या भौरे कोई, हनी भी आई और इसका रस चूस ली। हनी भी क्यों आती है? रस चूसने के लिए, पेट भर गया, चल दिया। तो रस चूसने आई, उसके जैसे बैठी, उसके पंख पर उसके पैर में क्या लग गया, क्योंकि चिपचिपा था, पॉलन ग्रेन लग गया। अब जैसे उड़ के गई दूसरे फूल का रस चूसने के लिए, जैसे वहां बैठी तो उसको वहां पहुंचा दी। थोड़ा पैर रगड़ती है, पंख रगड़ती है, तो कुछ न कुछ पॉलन ग्रेन वहां पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ का वहां पहुंच गया। तो आज अगर ये चिपचिपा नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता तो वहां तक नहीं पहुंचता, है ना। तो प्यारे ये सब क्राइटेरिया आगे पढ़ाएंगे कि पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, सब बताएंगे आगे। तो फिलहाल आपने देखा कि अगर पॉलन ग्रेन, अगर परागकण चिपचिपा है, कहीं सटने की कैपेसिटी रखता है, तो यह बात पक्की है कि उसमें पॉलन किट के कारण यह गुण आया, पॉलन किट नाम का केमिकल के कारण यह गुण आया। तो अगला क्वेश्चन है, ये पॉलन किट कौन माइका लाल पैदा करता है? आंसर टैपेटम। कौन पैदा किया? तो चलिए शुरू कीजिए लिखना। 4 layers of 4 layers of wall of anther, 4 layers of wall of anther are, और मैं जो लिखूंगा वो लिख दो ब्रैकेट में, बाहर से अंदर की तरफ लिखूंगा, यानी सबसे पहले मैं एपिडर्मिस लिखूंगा, तब एंडोथेसियम ऐसे, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये तरीका हुआ लिखने का। कोई कोई आदमी बोलता नहीं नहीं पहले हम लिखेंगे टैपेटम, अंदर के लेयर को। तो लिखिए भैया, ऊपर में हेडिंग डाल दो कि फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। मैंने आपको लिखा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड में चर्चा कर रहा हूं, यानी पहला लेयर जो होगा वो एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखने का, बस एक लाइन लिखना है कि सबसे बाहरी लेयर है और ये सिंगल सेल्ड थिक लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट, एंड इसी में जोड़ दो एंड सिंगल सेल्ड लेयर। सेल में ईडी लगा दो। ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव भी होगा, चारों तरफ से तो प्रोटेक्शन दे रहा होगा। एपिडर्मिस के बाद एंडोथेसियम, it is present inner to the, just inner to the एपिडर्मिस से जस्ट ये इनर है। और ये भी क्या होता है बेटे, एंड इट इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड लेयर, और ये भी सिंगल सेल लेयर वाला है। ये भी सिंगल सेल्ड लेयर है। अगला चलते हैं मिडिल लेयर। ये क्या है? इट इज प्रेजेंट जस्ट इनर टू द एंडोथेसियम, एंडोथेसियम से अंदर है और टैपेटम से बाहर है, जस्ट इनर टू द एंडोथेसियम। और ये कितने लेयर का बना होता है? एंड इट इज 3 to 5, लिख सकते हैं 3 to 5 सेल्ड थिक लेयर। 3 to 5
and it is 325 सेल्ड। ये कॉल्ड नहीं है, ये कॉल्ड वर्ड नहीं है, सेल्ड है। 325 सेल्ड थिक लेयर। अब चौथा लेयर लिखना है हमको। चलिए इसमें लिखिएगा टैपेटम। अभी आपका समय नहीं हुआ, टेंशन नहीं लीजिए। चौथा टैपेटम। टैपेटम इसके बारे में क्या लिखिएगा? सबसे पहला कि ये सबसे अंदर का लेयर है, सो इट इज द इनर मोस्ट, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। और ये भी कैसा होता है? सिंगल सेट लेयर। इट इज इनर मोस्ट लेयर and also single celled thick layer. It is the innermost layer and also single celled thick layer. इसका सेल कैसा होता है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस। याद किया? बीबीआई लाइन है, साइटोप्लाज्म इज डेंस, साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड सेल इज पॉलीप्लोइड। पॉलीप्लोइड होता है यानी मोर देन 2n, यानी 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम है। टैपेटम का फंक्शन क्या है? जबरदस्त फंक्शन है। फंक्शन ऑफ टैपेटम, टैपेटम का फंक्शन क्या है? सबसे पहला इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल होता है, इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर हर कॉर्नर पर चैम्बर में डेवलप कर रहा है, उसी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को खाना देने का काम करता है, जो बहुत फेमस काम है इसका। उसके बाद दूसरा काम जो है, ये कुछ सिक्रीट करता है केमिकल को, जो अजूबा अजूबा केमिकल होता है। इट सिक्रीट्स सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स, सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स। पहला केमिकल का नाम एस्पोरोपोलिनिन। एस्पोरोपोलिनिन यह एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड which is resistant to strong alkali, strong acid, strong alkali, temperature, temperature and enzyme, यानी कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। लगा दे दो, ऊपर कर दे। यानी कोई एंजाइम, उसको ब्रैकेट में लिखना, नो एंजाइम्स। ओहो, इसको कोई एंजाइम, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। डिग्रेड मैंने तोड़ना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और इन्हीं कारणों के कारण ये जो देखा आपने
कि काफी रेसिस्टेंट है। इन्हीं कारणों के कारण इसका क्या मिलता है, फॉसिल्स। किसका, फॉसिल्स माने जीवाश्म पॉलन ग्रेन का। ड्यू टू ऑल दिस रीजन्स, ड्यू टू ऑल एबव रीजन्स माने कारण, फॉसिल्स ऑफ, फॉसिल्स का हिंदी जीवाश्म, यानी जीवों के हार्ड चीज मिट्टी में दबे रह जाते हैं लेकिन खराब नहीं होता, वो मिल जाता है। फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन and due to all above regions fossils of pollen grain are found। pollen grain में एक नोट लिखिएगा, ये क्या करता है, pollen grain का जो सबसे बाहरी लेयर है एक्जाइन, उसी को बनाने में ये काम आता है। स्पोरोपोलेनिन है, देखो देखो इसका स्पेलिंग मिला लो, ये जी नहीं है, ये ई है। स्पोरोपोलेनिन होता है लेकिन ई, स्पोरोपोल में ई भी नहीं होता जी, ये भी बस ये गायब रहेगा इससे। चलिए स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, लिखिए आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो बाहरी कवर होता है जिसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, इज मेड अप ऑफ, is made up of sporopollenin, स्पोरोपोलेनिन। और एक लास्ट लाइन क्या है, पॉलन किट। लास्ट लाइन क्या बच गया, पॉलन किट। दूसरा केमिकल का नाम था पॉलन किट और इसमें समाप्त। ये तो बस एक लाइन का है ही। पॉलन किट कैसा केमिकल है, ये क्या होता है, ऑयली, ये इट इज ऑयली, इटेलिया एंड स्टिकी, चिपचिपा, इट इज ऑयली एंड स्टिकी केमिकल्स ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, ड्यू टू व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर, पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी। चलिए, तो इस तरीके से आज का पढ़ाई यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और फिर जब कल मिलेंगे तो फिर आगे की बातचीत होगी, इससे आगे की।